नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान सरकार में प्रचलित डिसिप्लिन एंड कंडक्ट रूल्स का परिचय कराते हुए और इसके बाद राजस्थान सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1971 के सामान्य प्रावधानों के बारे में बात करेंगे। यदि ये पसंद हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राजस्थान स्टेट के जो कर्मचारी हैं उन पर जो आचरण नियम है वो हैं राजस्थान सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1971 और इन पर जो अनुशासनात्मक कार्यवाही करने से संबंधित नियम हैं वो हैं राजस्थान सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1958। अब ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईएफएस, फॉरेस्ट सर्विस, पुलिस सर्विस या ऑल इंडिया सर्विस के दूसरे ऑफिसर्स जो है उन पर, और राज्य सरकार के कर्मचारी जो भारत सरकार में डेपुटेशन पर जाते हैं उन पर ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968 लागू होते हैं और ऑल इंडिया सर्विसेज डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1969 लागू होते हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान सिविल सेवाएं आचरण नियम 1971 की, जिसका नोटिफिकेशन 4/8/1972 में कार्मिक के 3 विभाग द्वारा जारी किया गया था। आप देख सकते हैं ब्लू कलर में जो हाईलाइट किया हुआ है, और ये प्रभावशील हुए हैं 18 अगस्त 1972 से। ये नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 में जो राज्य सरकार को पावर्स दिए हुए हैं उनके तहत बनाए हुए हैं, जो हमारे राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार में कार्यरत सभी राज्य सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों पर लागू किए गए हैं। इनका जो नाम है वो रखा हुआ है राजस्थान सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1971, अर्थात राजस्थान सिविल सेवाएं आचरण नियम 1971, और ये तुरंत प्रभावशील हो गए थे। डेट मैंने आपको बताई है। इसमें जो सामान्य प्रावधान है वो ये है कि राज्य के कार्यकलापों से संबंधित सभी सिविल सेवाओं पर और पदों पर ये नियम लागू हैं, और जो इसका अपवाद है वो है कि यदि राज्य सरकार का कोई कर्मचारी किसी दूसरे राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर चले जाएं तो उस अवधि में जो डेपुटेशन का जो टाइम है उस पीरियड में जो बोरोइंग गवर्नमेंट है, जिस गवर्नमेंट में वो काम करेंगे उनके ही नियम लागू होंगे, ये वाले नियम उन पर लागू नहीं होंगे। दूसरा अपवाद ये भी है कि राज्यपाल महोदय किसी सामान्य या विशेष आज्ञा से किसी विशेष श्रेणी के लोगों को इसमें मुक्त कर सकते हैं या कुछ नियमों में रियायत दे सकते हैं। हाँ, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स हैं वो अखिल भारतीय सेवाएं आचरण नियम 1968 के तहत अधीन होंगे, ये नियम उन पर लागू नहीं होंगे। फिर देखिए आप, परिभाषाएं हैं जो बहुत सामान्य हैं। नियुक्ति प्राधिकारी वही हैं जो सीसीए रूल्स के तहत हैं। राज्य सरकार का मीनिंग राजस्थान सरकार से है, सरकारी कर्मचारी का मतलब राजस्थान सरकार में कार्यरत कर्मचारियों से हैं। एक महत्वपूर्ण परिभाषा है परिवार के सदस्य कौन कौन होंगे। किसी भी सरकारी कर्मचारी के पति या पत्नी जैसा भी हो, चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी के साथ रहें या साथ नहीं रहें, वो इसकी परिभाषा में शामिल होंगे। लेकिन यदि कोई कोर्ट की डिक्री या कोई कोर्ट की आज्ञा के तहत उनको सेपरेशन हो गया है या उनका तलाक हो गया है तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे। फिर राज्य कर्मचारी का पुत्र या पुत्री या सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री जो भी हैं, जो उन पर आश्रित हैं, वो भी इस
के तहत परिवार का सदस्य माने जाएंगे, लेकिन उसकी पूर्ण आश्रित होना आवश्यक है। यदि वो पूर्ण आश्रित नहीं है तो वो इसकी परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा। फिर सरकारी कर्मचारी या उसकी पत्नी या उसका पति से संबंधित जो भी लोग हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशन से आए या मैरिज से आए, कोई भी व्यक्ति जो पूर्ण रूप से उस सरकारी कर्मचारी पर आश्रित है, वो भी उसकी फैमिली का पार्ट माना जाएगा, परिवार की परिभाषा में शामिल होगा। अब आप इसके जो नियम 3 के तहत सामान्य प्रावधान क्या क्या हैं, किसको हम आचरण नियम की बात कहेंगे, कौन सा आचरण ऐसा होना चाहिए सरकारी कर्मचारी का जो इन नियमों के अंतर्गत अपेक्षित है। इसमें है प्रत्येक सरकारी कर्मचारी हर समय, ये ऐसा नहीं है ऑफिस में ही करेंगे, आप घर रहेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे, हर समय आपका पूर्ण, मतलब ये माना गया है कि आपकी पूर्ण सत्यनिष्ठा, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, वो मेंटेन की जाएगी। और दूसरा, आप कर्तव्यनिष्ठा और कार्यालय की गरिमा को हर समय बनाए रहेंगे। ये चाहे आप घर रहें, चाहे ऑफिस में रहें, चाहे कहीं सार्वजनिक स्थान पर रहें। दूसरा है, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो सुपरवाइजरी पावर्स एक्सरसाइज करते हैं, आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं या सुपरवाइजरी दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी इसी प्रकार ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यानी दोनों रूप में उनकी जवाबदारी होगी, खुद के ऊपर भी और जो उनके मातहत जो कर्मचारी हैं उन पे भी उनको पर्यवेक्षण के रूप में पूरी ये नियमों की पालना सुनिश्चित करानी है। अब आप अपना जो बेस्ट जजमेंट करते हैं वो आपको करना है। राज्य के क्रियाकलापों में आप अपना बेस्ट निर्णय देने की कोशिश करते हैं, उनसे विपरीत आपका आचरण नहीं होना चाहिए, ये इन नियमों में अपेक्षित है। जो एक सामान्य बुद्धि का आदमी अपने पूर्ण बुद्धि विवेक का उपयोग करते हुए जो भी बेस्ट निर्णय करेंगे उसके अनुरूप उसका आचरण होना चाहिए। फिर देखो, एक ये नया नियम 3/3/2008 को जोड़ करके और ये पाबंद किया गया है, नियम 1971 के हैं और 72 में लागू हुए, लेकिन ये 3K में ये प्रावधान विशेष रूप से किया गया है कि यदि इन नियमों का कोई अतिक्रमण करेगा, इनका कोई पालन नहीं करेगा या इनको ब्रीच करेगा, तो उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन की जा सकेगी, की जाएगी। ये उस कर्मचारी के लिए पाबंदकारी हो गए अब। और डिसिप्लिनरी एक्शन होगा जो राजस्थान सिविल सर्विसेज CCA रूल्स के अंतर्गत होगा, जैसा मैंने आपको प्रारंभ की उसमें बताया था। अब आपका अनुचित और अशोभनीय आचरण किसको कहेंगे, ये इसको नियम 4 में परिभाषित किया गया है। ये देखिए, आप कोई भी सरकारी कर्मचारी जो किसी भी नैतिक पतन से संबंधित अपराध के लिए सजा प्राप्त करता हो, चाहे वो उसका कर्तव्य पालन के दौरान हो या अन्यथा रूप से हो, ये अनुचित आचरण, अशोभनीय आचरण की परिभाषा में है। फिर उससे ये अपेक्षित है कि जनता से व्यवस्थित तरीके से वो व्यवहार करेंगे, अर्थात यदि अव्यवस्थित तरीके से आपका आचरण कर रहे हैं तो वो ये अशोभनीय आचरण माना जाएगा। फिर किसी प्राधिकार युक्त व्यक्ति को बिना नाम की या छद्म नाम से कोई यदि प्रार्थना पत्र देता है ऐसा कर्मचारी अधिकारी, तो वो भी ये अनुचित अशोभनीय आचरण की परिभाषा में आता है। यदि कोई कर्मचारी अधिकारी अनैतिक जीवन व्यतीत करता है तो भी अनुचित अशोभनीय आचरण माना जाएगा। ये मनाही वाले काम है भाई, ये काम यदि आप करते हैं तो आप इन कंडक्ट रूल्स की अवहेलना कर रहे हैं और आप डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए अपने आप को लायबल कर रहे हैं। एक ये भी 17 अगस्त 2001 को नया प्रोविजन जोड़ा गया कि वरिष्ठ अधिकारी के विधिपूर्ण आदेशों या निर्देशों की अवज्ञा करे अथवा वरिष्ठ अधिकारी की आज्ञा का पालन नहीं करे तो भी इन कंडक्ट रूल्स के तहत अशोभनीय आचरण या ब्रीच ऑफ कंडक्ट रूल्स माना जाएगा।
फिर एक जो अगला प्रावधान जोड़ा गया है 23 अप्रैल 2002 को, उसमें ये जोड़ा गया है कि बिना किसी पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण के कोई व्यक्ति अपने पति या पत्नी जैसी भी स्थिति हो, माता पिता, अवयस्क संतान या निषक्त संतान का भरण पोषण व्यवस्थित तरीके से नहीं करे, उनकी उपेक्षा करे या उनको भरण पोषण से इनकार करे, तो ये कंडक्ट रूल्स का ब्रीच माना जाएगा। पब्लिक यूज़ की पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं जैसे बिजली पानी की, उसको यदि आप उन संबंधित विभागों या कंपनियों को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से जानबूझकर कोई मीटर में या कोई जो इंस्ट्रूमेंट्स उपकर्ष लगे हुए हैं या बिजली की लाइनों में, पानी की लाइनों में, इनमें कोई गड़बड़ करे तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए इन नियमों का उल्लंघन मानते हुए और अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा। ये नियम 9 अक्टूबर 2002 में जोड़ा गया है। इसी प्रकार सरकारी आवासों में अनधिकृत अधिभोग, यदि कोई कर्मचारी अधिकारी जिसको किसी डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, सक्षम प्राधिकारी हैं या सामान्य प्रशासन विभाग है, उन्होंने जितनी अवधि तक आपको सरकारी आवास आवंटित किया उससे अधिक समय तक करोगे तो अनधिकृत हो जाएगा। तो ऐसा उसका अधिभोग करना या सरकारी आवास आपका उपयोग करना उस स्थिति में जब आपका स्वयं का मकान आपके उसी पोस्टिंग के हेडक्वार्टर पर हो और आप सरकारी आवास का उपयोग कर रहे हैं, तो भी आपका इन नियमों के उल्लंघन माना जाएगा। फिर इसके अलावा ये है डाक बंगला, विश्राम गृह, ट्रांजिट हॉस्टल, पर्यटन हाउस, इनका भी यदि आप नियमों के उल्लंघन करते हुए उपयोग करते हैं तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। ये 4 सितंबर 1982 को प्रावधान जोड़ा गया है। फिर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट में यदि आपका किसी प्रकार का रोल होता है तो आप उत्तरदायी हैं। सरकारी भूमि पर आप यदि अतिक्रमण कर लेते हैं किसी प्रकार से वो, तो आप उसके लिए इन नियमों का उल्लंघन मानते हुए डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि कोई अधिकारी कर्मचारी कोई फैक्चुअल जानकारी को अपने अधिकारियों को पेश नहीं करे तो भी इन नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। फिर आप तत्परता से और शिष्टता से यदि आपका व्यवहार नहीं है, अशिष्ट व्यवहार है, तो इन नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। फिर जनता के साथ भी आपका व्यवहार समझदारीपूर्ण होना चाहिए। यदि विलंब करते हैं सर कोई जनता के संबंध में आपके कार्यों की या जानबूझकर विलंब करते हैं तो इन नियमों का आप ब्रीच हो करके और दोषी माने जाएंगे। आपको सरकारी नीतियों का पालन करने के लिए आप उत्तरदायी हैं। फिर जो ऐसी फर्म्स जिनसे आपका सरकारी कार्यकलाप होता है उनमें आपके फैमिली के चाहे पुत्र पुत्री या आश्रित कोई भी हो, ऐसे निजी संस्थानों में उनको नौकरी करने की इजाज़त नहीं देंगे। और यदि वो ऐसा आपका कहना नहीं माने, ज़बरदस्ती वो नौकरी स्वीकार कर लेता है तो आप गवर्नमेंट को उसकी सूचना देंगे। ऐसे ही जो प्राइवेट फर्म्स हैं या जिनसे भी आपका कोई भी ठेकेदार आदि हैं, उनसे वास्ता पड़ता है उन लोगों से किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट या संविदा या कोई पट्टा आवंटन पत्र प्राधिकार न तो देंगे न उनसे लेंगे। कोई किसी प्रकार का ये मतलब आर्थिक गतिविधि उनके साथ नहीं करनी चाहिए। ये 3 मार्च 2008 को प्रावधान जोड़ा गया था। फिर अवकाश काल में आप कोई नौकरी या कोई व्यापार या कोई ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इनके ऊपर मैं आपको विस्तृत वीडियो भी बताऊंगा। राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर सरकारी कर्मचारी को मनाही है। आप किसी भी प्रकार की न उनको मदद करेंगे कोई राजनीतिक पार्टियों संगठनों को, न आप उनको चंदा देंगे। ऐसे ही सरकारी कर्मचारी जो संघ हैं उनकी सदस्यता स्वीकार करने, हड़ताल प्रदर्शन, इनके बारे में भी मनाही है। एक है रेडियो, प्रेस, टेलीविज़न या सोशल मीडिया पर आप किसी प्रकार की प्रकाशन या अपने सार्वजनिक वक्तव्य ऐसे नहीं देंगे जो
किसी भी प्रकार से राज्य हित के विरुद्ध हो। लेकिन ऐसे काम जो शुद्ध रूप से साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार के हों तो उसके लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है। गैर सरकारी कर्मचारी को जो शुल्क मिलता है आप उससे अधिक राशि शुल्क के रूप में इसमें प्राप्त नहीं करेंगे। सरकारों के आलोचना करने पर आपको मनाही है। किसी कमेटी या प्राधिकारी के समक्ष गवाही देने पर आपको इजाज़त लेकर के ही गवाही देनी चाहिए। लेकिन विधानसभा की या संसद की इनकी कोई समितियां हैं या कोई न्यायिक जांच है या कोई इंक्वायरी है, विभागीय इंक्वायरी है, तो उसमें आपको साक्ष्य देने पर इसमें इजाज़त है। आप किसी भी व्यक्ति को अनधिकृत रूप से कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, ये आपको पाबंदी है। चंदा प्राप्त करना आपके लिए मनाही है। उपहार इस पर आपको विस्तृत वीडियो में अवेलेबल कराऊंगा। सरकारी कर्मचारियों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन करने की मनाही है। अब आप यदि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रवेश लेकर और अपनी उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परमिशन की आवश्यकता है। आप अपना निजी व्यापार या नियोजन नहीं कर सकते। इसके लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी गतिविधि या वाणिज्य करना पूर्ण रूप से पाबंद है, नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ आपको इतनी छूट है कि आप बिना स्वीकृति के कोई सामाजिक या धार्मिक प्रकार का कोई भी अवैतनिक कार्य कर सकते हैं या साहित्यिक, कलात्मक, वैज्ञानिक प्रकार का जो है सामयिक कार्य कर सकते हैं। और परंतु आपको राजकार्य में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। और यदि गवर्नमेंट आपको मना करे तो आपको ये काम नहीं करेंगे और या बंद कर देंगे। इसके ऊपर मैं आपको एक विस्तृत वीडियो और पेश करूँगा। ऐसे ही आपको कोई भी विनियोजन या उधार के लेन देन से मतलब व्यापार के रूप में करने की मनाही है। बाकी बैंकों से, इनसे यदि आपको कोई लोन वगैरह लेना पड़े तो आप उसके लिए नियम है कि 5,000 से अधिक का यदि कोई भी ऋण आप ले रहे हैं तो उसकी सूचना गवर्नमेंट को देनी चाहिए। ऐसे ही दिवालियापन या आप हैबिचुअल बोरोवर हो गए, कहीं ऋणग्रस्तता की आपकी आदत बढ़ गई, तो वो भी इन नियमों के अंतर्गत कदाचार माना गया है। तो चल अचल और बहुमूल्य संपत्ति की पूर्ण सूचना जैसी गवर्नमेंट जिस फॉर्मेट में चाहे, जितनी सूचनाएं चाहे, वो आपको प्रत्येक वर्ष देनी होगी। इस पर मैं आपको विस्तृत वीडियो और आपको शेयर करूंगा। सरकारी कर्मचारी को अभ्यावेदन जो है वो प्रस्तुत करने से संबंधित है कि आप जहां आपको डिफ़िकल्टी है वहां अपने उच्च अधिकारी को इन नियमों के बारे में रिप्रेजेंटेशन देंगे। लेकिन आप सीधे तौर पर मतलब अखबार या इस तरह के प्रेस का या न्यायालय में सीधे नहीं जाएंगे। और इसी प्रकार से अपने काम करवाने के लिए गैर सरकारी या अन्य प्रकार के प्रभाव को उच्च अधिकारी पर दबाव डालने की जो है या राजनीतिक कोई प्रयास जो करते हैं उसको भी कदाचार माना गया है। ऐसे ही नियम 25 के तहत विवाह के संबंध में है कि भाई आप कोई भी सरकारी कर्मचारी मैरिड होते हुए दूसरों से आप मैरिज नहीं कर सकते, वो उसके बाबत है। मैं आपको विस्तृत नियम भी इसमें आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा। दहेज लेने देने या मांग करने के बाबत भी पूर्ण पाबंदी है। ये इन नियमों के कदाचार माना गया है। ऐसे ही मैं आपको ये महिलाओं के प्रति जो सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड है वो निषेध है इन नियमों के अंतर्गत, और इसका एक विस्तृत वीडियो भी मैं आपको अलग से पेश करूंगा। बाल विवाह में भाग लेना या किसी प्रकार से उसको प्रोत्साहित करना या कोई भी उसमें संलिप्त होना अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए अपने आप को लायबल करने का कृत्य माना जाएगा। ये 26 जून 2001 को प्रावधान जोड़ा गया है। ऐसे ही नशीले पदार्थों को पेय मतलब पीना या कोई औषधियों का पदार्थों का उपयोग करना ये नियम विरुद्ध माना गया है, चाहे वो कर्तव्य के दौरान हो या कर्तव्य
से पहले हो लेकिन उसका प्रभाव आपके कार्य पर पड़े तो ये निषेध माना गया है। आपको ये भी है कि आप सार्वजनिक स्थान पर भी आप शराब या मादक पदार्थ का प्रभाव जो है वो उपयोग करके और आपको जाने की मनाही है, और कोई भी मादक पेय या पदार्थ को अधिक मात्रा में उपयोग करने को भी इसमें कदाचार माना गया है। ये नियम 20 सितंबर 2013 को जोड़ा गया है। ऐसे ही अधिकारियों को विदेश दौरों में जाने पर जो मार्ग वे या आतिथ्य है वो स्वीकार करने की मनाही है, और यदि विद इन कंट्री कोई भ्रमण पे दौरे पे जाते हैं तो अपने अधीनस्थ स्टाफ से आतिथ्य ग्रहण करने की भी इन नियमों के अंतर्गत मनाही है। सेवा मामलों में न्यायालय की शरण में जाने से पहले आपको अपने जो सरकारी मैकेनिज्म है, अपने उच्चाधिकारी, अपने अपील के जो प्रावधान है उनका उपयोग करने से पहले न्यायालय में जाने की मनाही है। अच्छा, इन नियमों के लिए जो व्याख्या करने का अधिकार है वो कार्मिक विभाग को ही है, और वो उसी का निर्णय अंतिम होगा, और ये जो है ये पावर्स भी डेलीगेट नहीं हो पाएगी। तो राज्य सरकार अपने महातत्व विभागाध्यक्ष को या अन्य अधिकारियों को अपनी शक्तियों का डेलीगेशन कर सकती है, लेकिन ये जो निर्वचन का जो है नियम 30 के अंतर्गत वो अधिकार कार्मिक विभाग में ही व्यस्त रहेगा। आपको बता दें, हालांकि अब ऐसे कर्मचारी शायद ही बचे हों, लेकिन 1971 में ये नियम लागू हुए। उससे पहले राजस्थान सरकार कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी आचरण नियम 1950 लागू थे, और जिन प्रकरणों में इन नियमों के तहत जो कार्रवाइयाँ हो गई हैं वो पूर्ण रूप से लागू रहेंगी, या जो इन नियमों के लागू होने से पहले प्रारंभ की गई थी वो उन पर यथावत लागू रहेगी। यदि मेरे इस वीडियो पर आपको कोई टिप्पणी करनी हो, कोई सजेशन देना हो, या कोई मार्गदर्शन मांगना हो, या कोई व्यक्तिगत अतिरिक्त मार्गदर्शन की ज़रूरत हो, कोई समस्या हो, तो उस पर आपके सहयोग के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। मेरी जो मेल आईडी है sanjeevani1099@gmail.com, और मोबाइल नंबर 9414321299 पर। हाँ, आपको यदि ये पसंद हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।